हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं हम सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस के। राइट, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का। तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक अपने दोनों पार्ट कंप्लीट नहीं करे हैं वो जल्दी से दोनों पार्ट कंप्लीट करके आइए और फिर मेरे साथ जुड़ जाइए पार्ट नंबर 3 से। ठीक है, तो बहुत जल्दी से आप लोग सारे पार्ट्स कवर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और आपके फाइनल एग्जाम्स लाइन से आने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी से चैप्टर को पूरा कीजिए और अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे फेसबुक के जो ग्रुप है जिज्ञासा एकेडमिक्स, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल सागर बंसल, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से भी आपको नोट्स की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 3 चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने डेंटल कैरीज तक कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना पहला, वो आपका टॉपिक है बच्चों रेस्पिरेशन। कौन सा? रेस्पिरेशन। बच्चों, पता है आपको रेस्पिरेशन क्या होता है? चलिए, नहीं पता तो हम लोग पढ़ा देते हैं जल्दी से। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें क्या ली जाती है? ऑक्सीजन कंसिडर करी जाती है सेल के थ्रू। ठीक है, सेल क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है आपके बॉडी पार्ट्स में फूड का डिकम्पोजिशन होने के बाद। क्या होने के बाद? फूड का डिकम्पोजिशन होने के बाद। ये इसकी जनरल रिएक्शन होती है बच्चों, कि जो आपने खाना खाया उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, तो आपकी 3 चीज़ें जनरली बनती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपकी बॉडी से बाहर लिबरेट हो जाते हैं, और एनर्जी आपके बॉडी पार्ट्स और सेल क्या करती हैं? उसे इस्तेमाल कर लेती हैं। ठीक है, नाउ अब आपको पता है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो कहाँ पे होता है? इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। इसलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज एसेंशियल। रेस्पिरेशन क्यों एसेंशियल है लाइफ के लिए? क्यों? क्योंकि आपको पता है सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन से, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड से। ठीक है, अब वो कौन कराता है? वो रेस्पिरेशन कराता है। इसलिए एनर्जी को गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए रेस्पिरेशन एसेंशियल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? आगे चलते हैं। नाउ ब्रीथिंग कैसे है आपका रेस्पिरेशन से डिफरेंट? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें कैसे? व्हाट इज ब्रीथिंग? तो ब्रीथिंग इज द मैकेनिज्म बाय विच ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, अब 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉल्ड ब्रीथिंग। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बच्चे? एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और उसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्रीथिंग में वर्क करता है? आपका लंग्स। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपका वर्क करता है ब्रीथिंग में बच्चों? वो है आपका लंग्स। यानी लंग आपका इस्तेमाल होता है किसमें? ब्रीथिंग के पर्पस में। यही रेस्पिरेटरी, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका होता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या चीज मिली होती है? रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग भी होता है और साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ब्रीथिंग भी होती है और साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों रेस्पिरेशन से, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन से, वो एकदम से इस्तेमाल नहीं होती, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब आप पूछेंगे एटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है? एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म आपको ये लिखी मिली, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द
फुल फॉर्म ऑफ एडीपी एंड एटीपी, तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कौन सा एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो एडीपी का जो एनर्जी कंटेंट है वो कम होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है एडीपी का, और हाई एनर्जी कंटेंट होता है एटीपी का। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इट इज लो एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होता है, अपने आप ऑक्सीडाइज होता है सेल में। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है टू पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ठीक है, अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, जब ऑक्सीजन मिलती है तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और इसके ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब कभी कभी बच्चों एक नंबर में आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला बताओ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों पायरुविक एसिड के और लैक्टिक एसिड के। आप लोग अपनी कॉपी में लिख के याद कीजिएगा, CH3CO COOH दैट इज पायरुविक एसिड, एंड व्हाट इज लैक्टिक एसिड, CH3CSOH COOH दैट इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ये तो सभी को पता ही है। कौन कौन सा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, सभी बच्चों को अच्छे से पता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो इस रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली जो फूड है वो आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। कौन से प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। ठीक है, और जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से वो किस तरीके से होगा वो देखिए। पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। नाउ इट कैन कैरी द ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। देन 3 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी दैट इज एनर्जी। तो अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी दैट इज एनर्जी। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी। कितनी, 38 एटीपी। बहुत याद रखेंगे कि एरोबिक में 38 एटीपी आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, आपने 9th में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल की सारी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो किस किस के अंदर होता है, ह्यूमंस, डॉग, काओ, बर्ड्स एंड लायन, इनके अंदर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई, जो विदाउट ऑक्सीजन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं। लो एनर्जी कंटेंट इसके अंदर बनती है, जैसे ईस्ट है, सम बैक्टीरिया है, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है एनर्जी का, और बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जैसे आपको पता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन इसे मिलेगी नहीं। क्या नहीं मिलेगी बच्चों, ऑक्सीजन इसे मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो मेन बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेन और जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है आपका इथेनॉल दैट इज अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। तो इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलेंगे 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे तो आपकी 38 एटीपी प्रोड्यूस हुई थी एरोबिक में, और एनारोबिक में ओनली प्रोड्यूस होगी आपकी 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, समटाइम्स आपको याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या हो जा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है। कब, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पेपर के लिए, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे इसे। जब हम वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, यानी बहुत तेज तेज एक्सरसाइज करते हैं,
तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारी मसल सेल्स हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या नहीं बचती, ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से जो आपका ग्लूकोज है यानी कि फूड, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत कम एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जिस तरीके से आप रिएक्शन देख रहे हो, ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक और पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारे बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, तो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ओनली 2 ATP एनर्जी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो क्या होगा बच्चों कि जब ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी पार्ट्स में होगा, जब ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा, तो उस वजह से हमारे मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। मसल्स क्रैम्प्स का मतलब बच्चों हमारे मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो आपके मसल्स क्रैम्प्स हैं जो आपके हैवी एक्सरसाइज की वजह से हुए हैं, तो उन्हें अगर आपको ख़त्म करना है, रिलीज करना है, तो या तो आप हॉट वाटर बात लीजिए यानी कि गर्म पानी से बात लीजिए या मसाज लीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो ब्लड है वो आपके बॉडी पार्ट्स में रेगुलेट हो जाएगा। और जब बॉडी पार्ट्स में ब्लड रेगुलेट हो जाएगा, हार्ट बीट आपकी रेगुलेट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई आपकी रेगुलेट हो जाएगी, तो आप क्या होगे, आपके अंदर फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट वाटर बात क्या करती है आपकी, ये आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक करती है मसल्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छी होगी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छी होगी तो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और आपको रिलीफ मिल जाएगा किससे बच्चों, मस्कुलर क्रैम्प से, ठीक है। तो दर्द से आपको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए तो वही डिफरेंस है। कैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक में, इसके अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक में। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। इसके अंदर हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर कंसिडरेबली लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पेपर के लिए तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी के अंदर सेल में कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहाँ पे होता है बच्चों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सभी बच्चों को याद रहेगा, आगे चलें, ठीक है। चलिए, नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट जो रेस्पायर करते हैं बहुत स्लोअर रेट में रेस्पायर करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। लाइक हर पार्ट रेस्पायर करता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स में हो, ठीक है। हर पार्ट क्या करता है, प्लांट का रेस्पायर करता है। प्लांट को जो ऑक्सीजन मिलती है बच्चों, वो कैसे मिलती है, बाय डिफ्यूजन। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो किस प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसफर होती है। और डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है, लीव्स में होता है, यानी कि प्लांट्स के हर पार्ट में होता है जहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन रूट्स की, किसकी, रेस्पिरेशन इन रूट्स की, तो प्लांट्स को जो रूट्स हैं उन्हें जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, सॉइल पार्टिकल से मिलेगी और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जो रूट हेयर्स हैं वो किससे कांटेक्ट में थे, सॉइल से कांटेक्ट में थे, इस वजह से रूट हेयर में गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रूट हेयर से कहाँ जाएगी, अदर सेल्स में जाएगी रूट्स के, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो जाएगी वो इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू कहाँ जाएगी, बाहर चली जाएगी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन अंदर जा रही है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। चलिए आगे, रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम तने में, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज है किसमें, हर्बेशियस प्लांट, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा पत्तियाँ वगैरह होंगी, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स वाले प्लांट पे स्टोमेटा के थ्रू आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टेम्स होता है। तो जो ऑक्सीजन है एयर के थ्रू वो डिफ्यूज करती है किसमें, स्टेम्स में, ठीक है। कहाँ डिफ्यूज करेगी, स्टेम्स में डिफ्यूज करेगी थ्रू स्टोमेटा।
और सारे के सारे सेल्स को मिल जाएगी रेस्पिरेशन के लिए। और इन स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो डिफ्यूज आउट होगी कहाँ पे, एयर में, थ्रू दिस स्टोमेटा। तो यानी कि स्टेन्स में स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। Now the hard and the woody stem of big plant or tree do not have stomata। अब जो हार्ड प्लांट होते हैं और जो वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जिनके तने बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके अंदर स्टोमेटाज नहीं होते, उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, लेंटिकल्स होते हैं। ये भी एक तरीके क्या क्या होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, लेंटिकल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में काम करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं व्हाट इज लेंटिकल्स। कभी कभी एक नंबर में या फिर आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए लेंटिकल्स आपको पता होना चाहिए। डिड यू नो व्हाट इज लेंटिकल्स? तो ये छोटा सा एरिया होता है बार्क का, किसका, एक वुडी स्टेम का, जहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो आपकी लूजली पैक्ड होंगी। कैसी होंगी, लूजली पैक्ड होंगी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा कहाँ पे, एयर में, और लिविंग सेल्स होते हैं स्टेम्स के बीच में। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, लेंटिकल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लीव्स। ठीक है, तो लीव्स के अंदर भी जो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होता है, वो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन आपकी अंदर डिफ्यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है लीव से एयर में। किसके थ्रू बच्चों, इन स्टोमेटास के थ्रू। राइट, सबको समझ में आ रहा है। अब रेस्पिरेशन जो होता है लीव्स में वो डे टाइम में भी होता है और रात के समय में भी होता है, बट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ दिन के समय में होता है। तो जो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो कैसे कैसे होती है वो समझ लिया जाए। डे के समय क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी प्रोड्यूस होगी तो लीव्स क्या काम करेगा, उसे यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, और सारी के सारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए एयर में क्या कर देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के दौरान वो प्लांट क्या करेगा, वो प्लांट यूज करेगा अपने अगले दिन के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब रात के समय क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, और तो रात के समय क्या होगा, ना तो कोई ऑक्सीजन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और ना ही कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूज करेगी लीव्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी एयर में। कुछ जो उसे चाहिए किसके लिए, अगले दिन के फोटोसिंथेसिस के लिए, वो अपने पास रखेगा प्लांट, और बाकी ऑक्सीजन में क्या कर देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा। समझ में आ रहा है सही बच्चों को? आगे चलें, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो सभी को क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छी बात है। अगर आपको क्लियर हो रहा है, नहीं आया हो रहा है तो दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से समझिए। राइट, बार बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, पर आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अच्छी वेटेज कैरी करता है आपके एग्जाम में। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो मैंने आपको डिड यू नो में कुछ आपको ऐसे एनिमल्स या आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म लिख के दे रखे हैं जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे आपका अर्थवर्म है बच्चों, तो अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन। अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन। फिश है, प्रॉन है, म्यूजल्स है, फिश है, प्रॉन है, म्यूजल्स है, जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब जैसे ग्रासहोपर है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पाइरेकल्स। बॉडी पार्ट्स में होते हैं और वो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। इसके बाद जो आपके लैंड बेस्ड एनिमल है, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जैसे आपके ह्यूमन है, बर्ड है, लिजर्ड हैं, डॉग हैं, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, लंग्स। कौन से होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। अब जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स में, किसमें, जो पानी वाले एनिमल्स हैं उसमें जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो फिशेस वगैरह हैं वो हर समय मुंह चलाती हैं पानी के अंदर, पानी थोड़ी पीती हैं वो क्या काम करती हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन कैरी करती हैं, किससे, वाटर से। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू व्हाट, और एक्वेटिक एनिमल, जल्दी बताइए।
टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग कम होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक से सुनिए और ठीक से समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग किस में ज़्यादा होगा? एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होगा। किस में कम होगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें फ्री ऑक्सीजन चाहिए होती है नेचर से, लेकिन जो आपके फिशेज होती हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास बच्चों क्या होता है? गिल्स होता है। उन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए जो आसानी से वो कैरी नहीं कर पाते, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसा होता है? एक्वेटिक एनिमल्स का फास्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है। ठीक है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? एक एक्वेटिक एनिमल के ऊपर हमारे पास एडवांटेज है कि हम लोग ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, ये आपकी यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्पायर करते हैं वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं बच्चों? रेस्पायर करते हैं। किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पायर कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है हमारे अंदर? हमारे अंदर डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता ऑक्सीजन का? क्योंकि हमारे अंदर सारी की सारी सेल्स लिविंग सेल्स है। कैसी है? हमारे अंदर सारी की सारी सेल्स लिविंग है और उन्हें हर समय क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए सेल्युलर रेस्पिरेशन होने के लिए। तो हर समय डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए डिफ्यूजन आपका इनसफिशिएंट है। साइंटिफिक लॉजिक आप लोग देख लेंगे अपने नोट्स में और लिख लेंगे। राइट बच्चों, चलें आगे। ठीक है, नाउ ह्यूमन ब्लड कंटेन्स अ रेस्पिरेटिव पिगमेंट। अब हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक रेस्पिरेटिव पिगमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। उसकी क्या कैपेसिटी होती है? उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। किसकी कैपेसिटी होती है बच्चों? ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि वो हर पार्ट में ऑक्सीजन को लेके जाता है। कौन? ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड होता है। राइट, आगे चलते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अगर हम बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म की, तो आपसे आपके जो बोर्ड वगैरह में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कंसिडर होता, तो आप लोग इसे थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं कि जो अर्थवॉर्म है वो जो रेस्पायर करता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से, यानी कि स्किन के थ्रू क्या करता है? रेस्पायर करता है। और सारी की सारी सेल्स में किसके? अर्थवॉर्म के, जो क्या होगा? आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी बाय इट्स ब्लड्स के थ्रू। ठीक है, वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू बैक कैरी होगी ब्लड में और एक्सपेल हो जाएगा थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। तो यानी कि स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है किसमें? अर्थवॉर्म में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन फिश की, तो फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी, दैट इज कॉल्ड गिल्स। फिश के पास कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों? गिल्स होता है, जिसके थ्रू वो क्या करती है? रेस्पायर करती है। दोनों साइड अपने हेड के दोनों साइड उसमें क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब वाटर गिल्स की तरफ जाता है तो गिल्स क्या काम करती है? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है वाटर से। वो जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है वो उसका ब्लड कैरी करता है और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है बच्चों? भेज देता है। ठीक है, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपकी ब्लड में जाती है, गिल्स के थ्रू क्या होगा? सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल बाहर हो जाएगी। फिश के पास कोई लंग्स नहीं होते रेस्पायर करने के लिए या गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, और वो किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू करती है। इसलिए उसका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अगर सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और 5 जनों को, 4 चैनल को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि एक अच्छी वीडियो सबको, सभी बच्चों को मिलती रहे। राइट, अच्छे से कर देना सबको शेयर। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यानी हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होता है, अब हम वो पढ़ते हैं।
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है हमारे अंदर वो क्या होता है, क्या कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, राइट। तो जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है हमारे अंदर जिसके थ्रू मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है आपके लंग्स, ठीक है। ब्रीथिंग का सिंपली मतलब होता है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना, इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री फंक्शन से हमेशा चलता रहेगा, चाहे दिमाग को पता हो या नहीं पता हो, ब्रीथिंग का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिस तरीके से हमारी सारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और हमारा फूड का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो जो कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे आपकी नोज, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम। तो बच्चों ये होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो डायग्राम आपका पेज नंबर 76 पे दिया 26 पे दिया गया है पेज नंबर। तो जब ये पेज नंबर आएगा तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, पेज नंबर 26 पर ध्यान रखेंगे, राइट। नाउ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके बच्चों नोज से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नोज के अंदर 2 होल्स हैं जिसे बोला जाता है नोस्ट्रिल्स। क्या बोला जाता है बच्चों, नोस्ट्रिल्स के अंदर एक पैसेज है जिसे बोला जाता है नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। क्या बोला जाता है, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी यानी कि होल। तो नेसल पैसेज के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, जो किससे प्रोटेक्ट करता है, जो डस्ट पार्टिकल से, जर्म्स, बैक्टीरियाज और इम्प्यूरिटी से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो आपकी नाक के थ्रू, आपके सांस के थ्रू, आपके अलग बॉडी पार्ट्स में, आपकी बॉडी के अंदर ना चले जाए, और फिर लंग्स में क्या जाएगी, आपकी क्लीन एयर जाएगी आपके लंग्स में। तो एक पार्ट होता है आपका थ्रोट का, जो माउथ और विंड पाइप के बीच में होता है, उसे बोलते हैं फेरेनेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेनेक्स बोलते हैं, ठीक है। जहां से एयर आपकी फेरेनेक्स में जाती है और फिर उसके बाद विंड पाइप और ट्रैकिया में चली जाती है। तो जो आपकी एयर आ रही है कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस ट्रैकिया के थ्रू आती है। कहाँ के थ्रू आती है बच्चों, ट्रैकिया के थ्रू आती है। अब ट्रैकिया आपका कोलैप्स नहीं करता कभी भी, कितनी भी ऑक्सीजन अंदर चली जाए, ट्रैकिया आपका कभी भी, विंड पाइप आपका कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, कब भी नहीं करेगा। जब उसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी तब भी वो क्या नहीं करेगा, तब भी वो कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट करता है किससे, रिंग्स ऑफ शॉर्ट बोन्स को, कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज से वो बना हुआ होता है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करता। ट्रैकिया जो होता है वो नेक से नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद 2 ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स लोअर एंड। जब आपकी जो दोनों ब्रोंकी हैं वो 2 लंग से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जो आपका लंग है वो 2 थिन मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है जिसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा, PLEURA। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। द लंग्स आर एंक्लोज इन अ रिब केज, ठीक है, मेड ऑफ शॉर्ट बोन्स कॉल्ड रिब्स। अब आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि रिब्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिब केज, जिसके अंदर आपका लंग्स एंक्लोज होते हैं, कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिब केज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे प्रोटेक्टेड है, और जो लंग्स है यानी कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैस इजीली कैसे कर पाता है। तो आप लोग याद रखें कि लंग्स के अंदर पाउच लाइक एयर सैक होता है। एयर सैक का मतलब क्या है कि बोरा टाइप, ठीक है, पाउच लाइक एयर सैक होता है जिसे हम एल्वेली बोलते हैं। तो एल्वेली के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट हैं। हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट हैं, जो क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ा देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इसलिए आपका एल्वेलाई का फंक्शन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जो एल्वेलाई होती हैं वो सपोर्ट करती हैं कैसे, ब्लड वेसल्स को, जिसके थ्रू आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है जो हमारी एयर के थ्रू अंदर जा रही है तो वो डिफ्यूज आउट होती है किससे, एल्वेली से, किसमें, ब्लड में। तो ब्लड क्या करता है, पास करता है उसे टिश्यूज ऑफ द बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है वो डिफ्यूज करती है आपकी सेल में। ठीक है, जब सेल के अंदर आपका डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है आपके सेल में, राइट, वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है फूड के डिकम्पोजिशन के बाद। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो उसी ब्लड में कैपिलरीज में क्या होता है, डिफ्यूज होती है और एल्वेलाई के थ्रू। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वेली से कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाती है, नॉस्ट्रिल में जाती है, आउट ऑफ द बॉडी इनटू एयर, और एयर में चली जाती है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज बच्चों, इसी प्रोसेस के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज होता है किसमें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब आपके लिए बहुत ही खास जानकारी है कि इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं एयर्स के थ्रू, उसके अंदर 21% बच्चों क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 0.04% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और थोड़े से वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को, या आप बोल सकते हैं एयर को एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं बाहर की तरफ, तो उसमें 16.4 ऑक्सीजन होती है, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है कि हम लोग कितने रेट से ब्रीथ कर रहे हैं, कितने तेजी से हल्के से सांस ले रहे हैं। तो जो एक नॉर्मल अडल्ट है तो उसके अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। हम लोग जो नॉमिनल सांस लेते हैं वो 15 से 18 टाइम पर मिनट लेते हैं। ठीक है, और वो बढ़ती जाएगी जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाएगी बच्चों, तो ये आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बढ़ती जाएगी। हम लोग जो एक्सरसाइज के दौरान जो सांस है वो बहुत तेज़ी से लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो तेज़ी से जाए। जब ऑक्सीजन तेज जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के थकान से। राइट, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। नाउ वी डू नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। हम लोग वाटर के अंदर सांस क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम लोग फ्री ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू लंग्स। अगर हम लोग भी डिजोल्व ऑक्सीजन ले पाते फिशेस की तरह तो हम भी सांस ले पाते वाटर के अंदर, ना ही हमारे पास गिल्स हैं। अगर हमारे पास लंग्स की जगह गिल्स होते तो हम लोग पानी के अंदर भी ब्रीथ कर पाते। इसलिए इंसान जो है वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाता है जब वो पानी के अंदर जाता है, सी में जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं स्कूबा ड्राइवर्स। राइट, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सकें इनसाइड द वाटर। जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की, जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की वो है आपकी 15 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, जो नॉमिनल रेंज है आपकी हीमोग्लोबिन की वो 15 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है, नॉमिनल। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हीमोग्लोबिन की ब्लड में तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, क्या है बच्चों, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, टायर्डनेस होगी, लैक ऑफ एनर्जी होगी, जो हमारी बॉडी है वो पेल येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी, और लॉस ऑफ वेट यानी कि वेट भी बॉडी का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है, सारी बात क्लियर हो रही है अच्छे से। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है, ठीक है, अभी से अच्छे से समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है, ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ जलेगी, कोई भी फ्यूल जलेगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ठीक से ना मिलना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस होकर बच्चों क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कहाँ मिल जाएगी स्ट्रांगली, आपके हीमोग्लोबिन में जाके मिल जाएगी।
जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी और सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएगी। तो जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिस वजह से हमारी सांस प्रॉपर नहीं ली जा रही है, अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा समय तक इनहेल कर ली, ठीक है, तो हम लोग अनकॉन्शियस हो सकते हैं, हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और हम लोग मर भी सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मर भी सकते हैं। तो पर्सन को वेंटिलेटर पे भेजा जाएगा, जहाँ पे उसकी ट्यूब इंसर्ट करी जाएगी, इसके ट्रैकिया में, विंड पाइप में, आपको पता है ना सांस दी जाती है तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से, तो पाइप इंसर्ट किया जाएगा ट्यूब के थ्रू, ठीक है, ट्रैकिया में उसके, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ब्रीथ कंफर्टेबली कर पाएगा कोई भी एक पेशेंट, ठीक है। दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर 3 आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेस का, राइट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और 5 जनों को, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे चैप्टर के थ्रू पहुंच पाए और सभी बच्चे इस चैप्टर से अवेयर हो पाएँ। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं अभी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, तो टिल देन आप लोग इस पार्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिए। बच्चों पढ़ना है तो एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है, बोरियत बना के नहीं पढ़ना है, राइट। तो इजी टॉपिक्स हैं, आराम से पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ना, ओके। तो वेट करिए पार्ट 4 का, एंजॉय करिए आपके तीनों पार्ट। हैव गुड लक जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर। गुड लक बच्चों।